तो सप्लाई मतलब स्टॉक का वो हिस्सा जो हम लोग सेल करने के लिए रेडी है। लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली भैया बताता है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस और उसके सप्लाई में कैसा रिश्ता है। भैया ये रिश्ता डायरेक्ट है, मतलब सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई भी गिरेगा। तो इनका रिश्ता डायरेक्ट है। अब बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व का। जैसे वी हैव स्टडीड इन डिमांड कि जो शेड्यूल होता है उसका मतलब होता है टेबल। सप्लाई शेड्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एक होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मेरा शॉप धनबाद के बैंक मोड़ में है, ठीक है। आई एम हैविंग अ शॉप इन धनबाद का बैंक मोड़। मेरा तुम लोग रिसर्च किया कि भैया इस प्राइस पे कितना सेल करोगे, इस प्राइस पे क्या सप्लाई रखोगे, इस प्राइस पे क्या सप्लाई रखोगे, और ये पूरा डाटा को ऐसे तुम लोग टेबल में दिखाया कि जब 500 रुपया है भैया बोले वो एक सामान भी नहीं देंगे, उसी चीज का दाम 1000 रुपया हुआ भैया बोले हम 10 पीस बेचेंगे, जैसे ही दाम 1500 हुआ भैया सेट 30 पीस बेचेंगे, जैसे जैसे दाम बढ़ रहा है भैया सप्लाई बढ़ा रहा है। ये मेरा भैया का बात हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे ही तुम लोग बैंक मोड में मानो हर कपड़ा दुकान वाले से बात करें कि आप इस प्राइस पे कितना बेचोगे, जब आप हर कपड़ा दुकान से बात करें, हर एक इंडिविजुअल से, हर एक इंसान से बात करें और सबका बात को एक ही टेबल में दिखाएं, सबके राय को, सबके ओपिनियन को एक टेबल में दिखाएं, वो होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक बंदा का सप्लाई टेबल में दिखाना। मार्केट सप्लाई शेड्यूल उस सामान का, जिस गुड्स का बात हो रहा है मानो क्लोथ्स, उस सामान का एक मार्केट में मानो बैंक मोड कैसा सप्लाई है टेबल में दिखाना। सारे सारे सेलर्स का, सिर्फ एक का नहीं, एक का है तो इंडिविजुअल और सारे का है तो मार्केट। ओके ठीक। अभी अगर यही जो डाटा हम तुम लोग को बताएं, इस डाटा को अगर वी पॉइंट डाउन ऑन अ ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये ग्राफ में क्या खासियत है, दिस ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व क्या था, डिमांड कर्व वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई कर्व नीचे से ऊपर जाता है, कैसे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अच्छा, डिमांड कर्व नेगेटिव इन नेचर था या पॉजिटिव इन नेचर था, देखिए कौन बताता है। डिमांड कर्व वाज इन नेगेटिव और पॉजिटिव इन नेचर, वेरी गुड, सबको पता है भैया, इट इज नेगेटिव इन नेचर। क्यों, वो ऊपर से नीचे गिरता है, वहां इनवर्स रिलेशन था। सप्लाई कर्व क्या नेचर में होगा बताओ, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तुम लोग नेगेटिव बोला, इनवर्स रिलेशन है तुम लोग नेगेटिव बोला, अगर सप्लाई कर्व का बात करें तो वेरी गुड, पॉजिटिव इन नेचर, वेरी गुड वेरी गुड। तो भैया सप्लाई कर्व जो होता है वो पॉजिटिव इन नेचर होता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हुआ, सप्लाई कर्व के बारे में जो जानना था सब जान लिया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई कहां नहीं लगता है। लॉ ऑफ सप्लाई कहां नहीं लगता है, नहीं लगने का मतलब भैया नॉर्मली प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा सप्लाई गिरेगा नॉर्मली। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहला, रेयर गुड्स, जस्ट इमेजिन कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा तुम लोग सब जानता होगा इसके बारे में। अगर हम कोहिनूर का दाम बढ़ाएंगे तो तुम हमको 4-5 कोहिनूर लाके दे सकता है, यस और नो। प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या कोहिनूर का सप्लाई तुम बढ़ा सकता है, नहीं भैया, एक ही है दुनिया में, रेयर है। ताजमहल रेयर है, प्राइस बढ़ाने पे ये सब हम और सप्लाई कर ही नहीं सकते और प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते।
इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता है। नॉर्मली प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, बट यहाँ पे सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। सेकेंड, सप्लाई ऑफ लेबर। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। द सप्लाई कर्व इन केस ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग। द सप्लाई कर्व इन केस ऑफ लेबर क्या होता है? बैकवर्ड बेंडिंग। लेट मी शो यू। खुद सोचो तुम एक वर्कर के नजरिए से, जो वर्कर्स होते हैं जिनको दिन का वेजेस मिलता है, उनके नजरिए से सोचो। उनको अगर हम 50 रुपया घंटा दें, वो दिन में 12 घंटा खटते हैं, 600 रुपया कमाते हैं और घर चल जाते। 24 घंटा में से 12 घंटा वो लोग खट लिए, 12 घंटा वर्क में थे, 8 घंटा वो सोते हैं, 4 घंटा मिलता है जो फैमिली के लिए इनफ नहीं। 600 रुपए में उनका गुजारा तो आराम से निकल रहा है। हुआ क्या, अचानक से मेरा मन किया, हम बोले कि हम तुम लोग का वेजेस को बढ़ाएंगे। पहले 50 रुपया घंटा था, अब 60 रुपया घंटा देंगे। तो वर्कर क्या सोचेगा पता है? हमको दिन का जरूरत है 600 रुपए का, ठीक है, आई नीड ओनली 600 रुपीज इन अ डे। मेरा सैलरी, मेरा जो वेज है वो इंक्रीज होके 60 रुपया हो गया। एक काम, हम कितना घंटा मेहनत करेंगे, 600 कमाएंगे? जवाब आएगा 10 घंटा। पहले जो 600 रुपया कमाने के लिए तुम 12 घंटा मेहनत कर रहा था, तुम 10 घंटा में कमाएगा। अब तुमको अपने फैमिली के साथ 2 घंटा ज्यादा मिलेगा ना। ये वर्कर का दिमाग चलता है। वर्कर ये नहीं सोचेगा कि दाम बढ़ा है तो हम और मेहनत करें, नहीं, क्यों, मेरा घर चल रहा है 600 रुपए में, हमको फैमिली को टाइम देना है। तो जो हम 12 घंटा काम कर रहे थे, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, तो हम कम काम करेंगे, क्योंकि उतना ही पैसा तो हम कम टाइम में कमा रहे। इसीलिए इसका जब सप्लाई कर्व बनाते हैं ग्राफ पर, तो वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है, ना कि अपवर्ड स्लोपिंग। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यो मैसेज करूं। किसी को क्लियर नहीं होगा पूछ लेना, शर्माने का जरूरत नहीं है। गुड। अच्छा, एक एक्सेप्शन और है, एक एक्सेप्शन लॉ ऑफ सप्लाई का और है। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई का ना बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं। प्लीज बोल रहा भैया एक बार ग्राफ में प्राइस टाइम। जब 50 रुपया था, बारह घंटे काम करते, बढ़कर 60 रुपया हुआ, 10 घंटे काम करेंगे। नॉर्मली भैया सप्लाई कर्व का नेचर है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन यहाँ क्या अपवर्ड स्लोपिंग है? नहीं भैया, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर इसी चीज को हम मालूम है और रियलिस्टिक से ढंग से करेंगे ना, तो ऐसा होता है। देखो क्या होता है असल में, तुमको बताते हैं। और भी ज्यादा एग्जाम्पल ले, मतलब और भी ज्यादा नंबर्स ले, अगर हम कुछ इस तरीके से, हम्म, 50 से बढ़ा के 52 की। पहले वो 12 घंटा काम कर रहा था, उसका मन में आया 2 रुपया ज्यादा मिल रहा है ना, 1 घंटा का 2 रुपया ज्यादा मिल रहा है, चलो 13 घंटा काम करेंगे। फिर 52 से 55 रुपया की, वो सोचा चलो 13 से 14 कर लेते। फिर जब वो देखा ना कि दाम बढ़ के 60 रुपया हो गया, उसको तब जाके होश आया, अरे जब 50 रुपया था हम 12 घंटा काम करते, जब 52 हुआ हम 1 घंटा बढ़ा दी, बट हमको कितना का फायदा होगा? अगर हम 12 घंटा काम करके 50 रुपया कमाएंगे, हम 600। अगर हम 13 घंटा काम करके 52 रुपीज कमाएंगे, तो हम ऑलमोस्ट 676 कमा रहे, मात्र 76 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है, 55 रुपया करके
14 घंटा काम किए, यहाँ पे भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो ये क्या सोचता है पता है, हटाओ यार, हम 10 ही घंटा काम करते हैं, 10 घंटा में हम 600 कमा लेंगे, क्या जरूरत है नहीं। अब जब इस ग्राफ को हम लोग दिखाएंगे ना पूरा चीज को, तो वो कुछ ऐसे होता है, ठीक, वो कुछ ऐसे होता है। जब ज्यादा नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं तब ग्राफ बैकवर्ड बेंडिंग में होता है। क्या सबको ये ग्राफ समझ में आया? हम्म सॉर्ट ऑफ पैराबोला, ठीक बोला ध्यान में। चलो कूल, let us proceed further. Yeah, I was talking about one more exception which I have not mentioned here. Exception number 3, land, agricultural products, perishable goods. तुम खुद सोचो, जमीन का प्राइस इंक्रीज हो गया, क्या सप्लाई इंक्रीज होगा? क्या हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं? यस या नो? जमीन का प्राइस इंक्रीज हुआ मानो हीरक रोड में, कैन वी इंक्रीज प्राइस? नो, सप्लाई तो नहीं बढ़ेगा। सिमिलरली आलू का दाम इंक्रीज हुआ, क्या हम सप्लाई बढ़ा देंगे? हम ज्यादा आलू का खेती कर लेंगे तुरंत में। पेरिशेबल गुड्स, जो 2 दिन में सड़ जाता है, जो हम कम नंबर्स में उगाते हैं, कम नंबर्स में रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी सल्टा पाए, लाइक दूध, अंडा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब भी तो हम एक नॉर्मल नंबर ऑफ स्टॉक रखते होंगे ना, अनलिमिटेड तो होगा नहीं कि जब चाहे तब सप्लाई बढ़ाए, जब चाहे तब सप्लाई घटाए। तो ये भी सप्लाई कांस्टेंट है, ये भी वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता। लॉ ऑफ सप्लाई 3 जगह पे हम लोग भैया सुने नहीं लगता। पहला, रेयर गुड्स में जो कम है दुनिया में। दूसरा, लेबर का सप्लाई में, वहां पे तो बैकवर्ड बेंडिंग है। एंड तीसरा, लैंड, एग्रीकल्चरल, पेरिशेबल गुड्स में, यहाँ पे एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सप्लाई है हम लोग के पास, तो हम लोग इंक्रीज कर ही नहीं पाते। तो दीज वर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ वी विल टॉक about change in supply. Change in supply 2 तरीके से हो सकता है। एक तो मेरा सप्लाई बदल रहा है क्योंकि प्राइस बदल रहा है। दूसरा, मेरा सप्लाई बदल रहा है किसी और रीजन से, प्राइस तो उतना ही है, किसी और रीजन से। चलो दोनों को ध्यान से देखते हैं। पहला, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। When the change in supply is due to price, जब मेरे प्राइस बढ़ाने से या फिर घटाने से सप्लाई में बदलाव आए, उसको हम नाम देंगे एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन का। व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू प्राइस, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट या फिर शिफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व। हियर इन द ग्राफ यू कैन सी, मानो कोई चीज है जिसका प्राइस है 30 रुपया, हम 30 रुपए के प्राइस पर 50 यूनिट सप्लाई कर रहे थे। जैसे ही प्राइस बढ़ा हम लोग सप्लाई बढ़ा दिए, जैसे ही प्राइस घटा हम लोग सप्लाई घटा दिए। प्राइस के कारण सप्लाई बदल, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस बढ़े और सप्लाई बढ़े तो एक्सपेंशन हो रहा है सप्लाई। अगर प्राइस घटे और सप्लाई घटे तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सप्लाई। सप्लाई बढ़ रहा है क्यों? प्राइस के कारण, एक्सपेंशन। सप्लाई घट रहा है क्यों? प्राइस के कारण, कॉन्ट्रैक्शन। और अगर यही यहां पर क्या हो, सप्लाई बढ़ तो घट तो रहा है, सप्लाई में चेंजेस तो आ रहे हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। प्राइस तो उतना ही है किसी और फैक्टर के कारण, किसी और फैक्टर के कारण। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कॉल इट शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। ऊपर क्या था?
शिफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व, एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर देखो सब कुछ हो रहा है ना, एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर, बट जब प्राइस सेम है, देखो प्राइस नहीं बदला, 10 रुपया 10 रुपया, बट फिर भी सप्लाई बदल रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है घट रहा है, इसका मतलब होता है कि इंक्रीज या डिक्रीज। अगर हम बात करें इंक्रीज का, तो जब सप्लाई बढ़े तब ये कर्व राइट शिफ्ट करता है। देखो सप्लाई 30 रुपीज से 30 यूनिट से 50 यूनिट हुआ, पहले हम 30 यूनिट देते थे, मानो 30 पीस कपड़ा देते थे, अब 10 रुपया पे ही हम 50 पीस कपड़ा दे दें, किसी और रीजन से, मानो कपड़ा का जो कॉस्ट है मेरा घट गया, मेरा सप्लाई इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो यहां पर राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। सप्लाई कर्व देखो S2 से S3 हो गए, सप्लाई बढ़ा तो राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, ऐसे ही सप्लाई घटे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। इस चीज को दिमाग में रखना जरूरी है। क्या तुम लोग को कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इंक्रीज डिक्रीज क्लियर है? जो मैसेज करूं, जानवीर, ऋतिक, अंशु, प्रीत, तान्या, तनु। तनु बोली उसको ग्राफ में दिक्कत है, कोई बात नहीं तनु, हम तुमको एक वीडियो देंगे जिसमें पूरा ग्राफ हम बनाए, तो वहां तुमको आराम हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे, किसी को भी ग्राफ में दिक्कत हुआ है वो लास्ट वाले वीडियो में पूरा ग्राफ बना के दिखाया मैंने, तो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। डिटरमिनेंट्स जो है इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल वर्ड में डिटरमिनेंट्स मतलब फैक्टर्स जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी ऑलरेडी हम ये सब चीज पढ़ा चुके थे, बट क्योंकि तुम लोग वीडियो देखा नहीं था तो हमको सारा मेन बात बताना था। नाउ आई वांट टू प्रोसीड फर्दर, तो डिटरमिनेंट वही वाला वीडियो से तुम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में उसका जो है पूरा डिटरमिनेंट्स के बारे में बताया गया है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 6। जो लोग नोट्स नहीं लिखे हैं लास्ट क्लास का वो लिख लेना, कॉन्सेप्ट नंबर 6। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सेम कहानी, कॉपी पेस्ट कहानी का। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस in quantity supplied due to change in price। ये प्राइस हो सकता है अगर प्राइस इलास्टिसिटी का बात करें। इनकम इलास्टिसिटी का बात करें तो यहाँ पे हम जो प्राइस लिखे हैं वहां पे इनकम लिख लो। किसी और प्रोडक्ट के कारण अगर सप्लाई बदल रहा है तो क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। सब हम लोग डील करेंगे, डोंट वरी। फॉर द टाइम बीइंग भैया आप ये तो समझाएं कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगा, समझ आया। बट कितना प्राइस बढ़ने पे मेरा कितना सप्लाई बढ़ेगा, कितना प्राइस बढ़ाएंगे तो मेरे को सप्लाई बढ़ाने का मन करेगा, या फिर कितना प्राइस गिराएंगे तो मेरा सप्लाई गिरेगा, इस बारे में तो आप पता ही नहीं। ये बताएं क्या होता है, बट कितना बढ़ाने से क्या होगा ये तो बता ही नहीं। तो ये बात बता रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 6, इलास्टिसिटी, कि प्राइस का कितना इफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है which we have already learned। प्राइस इलास्टिसिटी, सॉरी सप्लाई इलास्टिसिटी, यहाँ पे लिखेंगे ES इज इक्वल टू
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड divided by percentage change in price. Percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. इसको अगर अपन और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो Q2 माइनस Q1 by Q1 into 100 divided by P2 minus P1 by P1 into 100. Q1 P1 मतलब ओरिजिनल प्राइस या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी. Q मतलब क्वांटिटी, P मतलब प्राइस. अगर आगे में 1 है मतलब हम लोग ओल्ड वाला का बात कर रहे हैं, ओरिजिनल वाला का बात कर रहे हैं. और Q2 या फिर P2 मतलब न्यू वाला का बात कर रहे हैं. ठीक है, चलो इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं. लिखो इलू. कोई भी क्वेश्चन हो, आई हैव ऑलरेडी सेड, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये 4 चीज ही निकालना है हम लोग. कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, तुम ये टेबल बनाना, तुम्हारा आंसर आ जाए. ये 4 चीज निकालना. ठीक है. पुराना प्राइस क्या है? मानो पुराना प्राइस है 2000. नया प्राइस क्या है? मानो नया प्राइस है 2100. पुराना क्वांटिटी क्या है? मानो पुराना क्वांटिटी इज 2500 यूनिट्स. नया क्वांटिटी क्या है? मानो इट इज 3000 यूनिट्स. ठीक है, सिंपल. ये 4 चीज निकालो, कहानी खत्म. बन गया सब. कैसे? क्या फॉर्मूला है? Q2 माइनस Q1 बाई Q1 होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 बाई P1. ऊपर में इंटू 100 है, नीचे में इंटू 100 है. चलो सॉल्व करो. Q2 क्या है? 3000. 3000 माइनस 2500 बाई 2500 होल डिवाइडेड बाय 2100 माइनस 2000 बाई 2000 इंटू 100 इंटू 100. ये फॉर्मेलिटी है क्योंकि 100 तो हमेशा कट जाता है. अब चलो इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं देखो. हाउ डू वी सॉल्व इट? पहले ना इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला को, फिर करेंगे नीचे वाला. चलो 3000 माइनस 2500 500 डिवाइडेड बाय 25 होल डिवाइडेड बाय 2100 माइनस 2000 यानी कि 100 बाई 2. लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 500 बाई 2500. और ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा. ये जब ऊपर जाता है तो इंटू हो जाता है. क्या होता है? 2000 बाई 100. ठीक है, अब सॉल्व करना आसान है. 0 0 कटा. ठीक है, 5 1 जा 5 5 जा 25 और ये कट के आया आंसर 4. तो इलास्टिसिटी है हमारा, सप्लाई इलास्टिसिटी है 4. यस अमन, यस सही जवाब. कितना इजी. क्या किसी को इलास्टिसिटी में कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो यो मैसेज करो. देखो इसका ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहे. ठीक है, तुम लोग स्टार्टिंग से चलना. बहुत बार क्या होता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं करता. इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो है बेस्ट फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करो. इजी है, बेस्ट, चाहे कैसा भी समूह बन जाए. ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. भैया हम लोग को याद है
आप हम लोग को एग्जाम्पल दिए थे कि कैसे ट्रैक पैंट्स के ओपनिंग में इलास्टिक होता है। ये इलास्टिक पे जब हम लोग इस इलास्टिक को पकड़कर फोर्स लगाते हैं तो जितना चाहे उतना लंबा टान सकते हैं। आपने बताया था कि ये इलास्टिक को तुम सही इलास्टिक मान रहा है, बस अपने हाथ को इमेजिन करना कि ये डिमांड है पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लोग हाथ को इमेजिन करेंगे, ये प्राइस, ठीक है। इलास्टिक जस्ट इमेजिन करो, हाँ ठीक है, नॉर्मल बर्मूडा है मेरे हाथ में, और ये जो हाथ है ना जिससे हमने इलास्टिक पकड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट प्राइस इज। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग चीज। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट perfectly inelastic supply. परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। चलो सबको हाथ में बर्मूडा पकड़ लो। जिस हाथ से हम लोग दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं वो क्या है, प्राइस। बर्मूडा का जो इलास्टिक है वो इलास्टिसिटी का बात हो रहा है, बोल रहा है यहाँ पे इन इलास्टिक, मतलब हम लोग हाथ से बहुत दम लगा रहे हैं, प्राइस तो बदल रहे हैं, देखो हाथ बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इलास्टिसिटी तना ही नहीं रहा, इन इलास्टिक बदल ही नहीं रहा भैया, एकदम सॉलिड है ही नहीं इलास्टिक, लगता है खाली क्लोथ है, जरा सा भी इलास्टिसिटी नहीं है इस क्लोथ में। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब प्राइस तो बदल रहे हैं बट सप्लाई नहीं बदला रहा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में भैया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वांटिटी प्राइस, एकदम सिंपल वर्ड में भैया, जब प्राइस 10 रुपया था तब आप 20 पीस बेचने के लिए तैयार थे, प्राइस बढ़ के 20 रुपया हो गया, अभी भी आप 20 पीस ही बेचने के लिए तैयार हो, क्वांटिटी बदल ही नहीं रहा है, प्राइस भले बदल रहा है, हम लोग का जो हाथ है वो बदल रहा था ना, वो कोशिश कर रहा था ना, उसको हम लोग पुश कर रहे थे ना, पुल कर रहे थे ना, बट इलास्टिसिटी यानी कि जो क्वांटिटी है वो बदला ही नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी 0 है भैया, इलास्टिसिटी यानी कि जरा सा भी इलास्टिक नहीं है, प्राइस चेंजेस बट क्वांटिटी कांस्टेंट रह जाता है, प्राइस चेंज होता है बट क्वांटिटी कांस्टेंट रह जाता है। और दूसरा, यहां पर जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व वो क्या है, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। दो नेचर यहाँ पे हम लोग पढ़े, पहला भैया प्राइस तो बदल रहा है बट क्वांटिटी नहीं बदल रही, दूसरा इसका जब सप्लाई कर्व बनाएंगे तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल। क्या परफेक्टली इनइलास्टिक तुम लोग को क्लियर है, यो मैसेज करो। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 2। चलो बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। जस्ट इमेजिन, हाथ में वापस से बरमूडा उठाओ, पकड़ो दोनों हाथ से बरमूडा, जरा सा फोर्स चेंज करेंगे ना पूरा इलास्टिक है भैया, जरा सा हम फोर्स चेंज किए ये तो पूरा फैल गया। इमेजिन करो दोनों हाथ में बरमूडा, जरा सा फोर्स किया, अरे ये तो पूरा टना गया, जरा सा प्राइस चेंज किए, क्वांटिटी डिमांडेड गायब, टना जाएगा पूरा इलास्टिक। देखो दिखाते हैं कैसे, एक्स एक्सिस क्वांटिटी, वाई एक्सिस प्राइस। प्राइस जब 10 रुपया था, हम 20 पीस कोई सामान लिए, ठीक है। अगर हमको 30 पीस लेना है
30 पीस बेचना है, ये भी हमको 10 में बेचना होगा। 30 पीस बेचना है, ये भी 10 में बेचना होगा। हम प्राइस बढ़ाएंगे या घटाएंगे, मार्केट खराब हो जाएगा। यही प्राइस पे हमको बेचना पड़ेगा, मजबूरी है। चाहे 20 पीस बेचें, चाहे 30 पीस बेचें, यही प्राइस में बेचना होगा। मानो कुरकुरे का बात करते हैं, ऐसा होता है क्या, मेरे घर के बगल में कुरकुरे 3 रुपए में मिल रहा है एंड वही पैकेट 2 मोहल्ला आगे 5 रुपए में मिल रहा है? नहीं, जिसको बेचना है वो एक ही दाम पे हर जगह बेचे। ठीक है, दाम जहां बढ़ाएगा घटाएगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर क्या देखे भैया कि सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऊपर में जब इनइलास्टिक था तो वाई एक्सिस से पैरेलल था, यहाँ पर एक्स एक्सिस से पैरेलल। इलास्टिसिटी क्या होता है यहाँ पे, सप्लाई का इनफाइनाइट। जरा सा प्राइस बदलेंगे, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। ठीक है, जरा सा प्राइस का भी फर्क दिखे, वो परफेक्टली इलास्टिक। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। रिलेटिवली लेस इलास्टिक। यहां क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। क्वांटिटी, प्राइस, यहां कुछ ऐसा हो रहा है, मानो जब किसी चीज का दाम 10 रुपया था, हम उसको 20 यूनिट प्रोड्यूस करके बेचते थे। जब किसी चीज का दाम 10 रुपया था, हम उसको 20 यूनिट करके बेचते थे। दाम बढ़कर मानो 15 रुपया, दाम बढ़कर 15 रुपया हुआ, मात्र 5 रुपया बढ़ाएं, बट मेरे को सप्लाई करने का कितना मन कर रहा पता है, 50 यूनिट। जब 10 रुपया था, मस्त हम 20 यूनिट बना के खुश थे। जैसे ही 5 रुपया बढ़ा, हम बोले वो भाई प्रॉफिट, वो भी इतना सारा, मेरे लिए 5 रुपया का प्रॉफिट बहुत था। हम मौका को ग्रैब करके 50 यूनिट बेचने के लिए तैयार हो गए। देखो अपवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन एक बात को ध्यान रखो, यहाँ पे चेंज इन प्राइस कम है चेंज इन क्वांटिटी के मुकाबले। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम लोग इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा मालूम है लेस देन 1 होगा। इलास्टिसिटी विल बी ऑलवेज लेस देन 1। कैसे, देख लो, नॉर्मल फॉर्मूला क्या है भैया, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, एक सेकंड। ओके, ये जो हम लोग डिस्कस किए हैं ना, ये है रिलेटिवली मोर इलास्टिक। ठीक है, रिलेटिवली मोर इलास्टिक, सेम कॉन्सेप्ट, 5 रुपया मात्र बढ़ाएं। ठीक है, इतना ज्यादा हम लोग को क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं। यहाँ पे इलास्टिसिटी जो निकलता है ना, वो एक नंबर होता है, वो नंबर लेस देन 1 हो। क्यों, प्राइस में जो चेंज है वो छोटा है, वो छोटा है, क्वांटिटी में जो चेंज है वो बड़ा है। ठीक है, क्वांटिटी में जो चेंज है जो वो बड़ा है। मानो चेंज इन क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मान लो 30 है, और चेंज इन प्राइस 10 है। आंसर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1? आंसर 3 आ रहा है। 3 0 से बड़ा है या छोटा है? 3 0 से बड़ा है।
तो क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तुम लोग को यही चीज करना है। तुम लोग से क्वेश्चन पूछा, मानो सिंपल सा, सारा डाटा दे दिया, बोला कि बाबू मेरे को तुम लोग बताओ इलास्टिसिटी लेस देन 1 है या ग्रेटर देन, ये पूछा, ये चीज इलास्टिसिटी लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। सिंपली तुम चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस को लिखना कोई रफ पेपर में, देखना बड़ा ऊपर में या नीचे में। अगर ऊपर में बड़ा है ऑब्वियसली आंसर 1 से ऊपर आए, और अगर नीचे बड़ा होगा तो चलो देखते हैं। ये रिलेटिवली मोर इलास्टिक भैया, यहाँ पे चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी, आंसर हमेशा इस केस में 1 से बड़ा। नाउ आते हैं पॉइंट नंबर 4। रिलेटिवली मोर तो हो गया, लेस इलास्टिक। देखो लेस वर्ड आया ना, लेस वर्ड। चलो इसी के ऊपर सीधे फोकस करके आंसर निकालते हो, बोलना क्या चाह रहे हैं। चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, भैया यहाँ पे जरूर इलास्टिसिटी को बताना चाह रहा है 1 से कम, लेस है ना, मतलब 1 से कम। कैसे होगा भैया जरा समझाइए तो। 1 से कम मतलब बड़ा क्या होना चाहिए, Q या फिर P, सोच के बताओ। 1 से कम मतलब बड़ा क्या होना चाहिए, Q या फिर P? ऑब्वियसली भैया P। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तभी ना हमारा आंसर 1 से कम आएगा। कैसे, देख लो, ऊपर 10 नीचे 30। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तभी ना 0 पॉइंट कुछ आएगा जो कि 1 से छोटा होगा। समझ में आया क्या किए? लेस इलास्टिक भैया मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, सिंपली ये फॉर्मूला लगाओ ना Q बाई P, और दिमाग में सोचो कि नीचे ज्यादा बड़ा होगा तब मेरा 1 से कम होगा, या फिर ऊपर ज्यादा बड़ा होगा तब मेरा 1 से कम होगा। करके देख लो, जो आंसर आएगा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर चेंज इन प्राइस बड़ा है, यहाँ पर चेंज इन प्राइस बड़ा है, एक्स वाई क्वांटिटी प्राइस। सिंपल वर्ड में भैया, जब किसी चीज का दाम 10 रुपया था आप 15 पीस बेचते थे, दाम बढ़कर 30 रुपीज हो गया और अब 15 से 20 पीस ही बेचे। ठीक है, ये बताना चाहता हूं। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, बट यहाँ पे चेंज इन प्राइस इज ज्यादा देन चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी कम परसेंटेज बदल रहा है, प्राइस ज्यादा परसेंटेज बदल रहा है। ठीक है, क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? देख लो, डाइजेस्ट कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी तुम लोग सब कुछ कर रहा हो आई सपोज। ठीक है, कॉपी कर लो, कोई डाउट है पूछो। परफेक्टली इलास्टिक वाला थोड़ा सा ये दिखाइए ना ग्राफ। परफेक्टली इलास्टिक कर ले। यस सर, डन। लेस इलास्टिक भी सबको कॉपी कर लो। भैया वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स। ऐसा सिचुएशन जहां पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 है, ऐसा सिचुएशन जहां पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनाइट है, ऐसा भी देखें जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, ऐसा भी देखें जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। बट क्या इलास्टिसिटी कभी इक्वल टू 1 होगा? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 5,
यूनिटरी इलास्टिक, यहां पर इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। सिंपली दिमाग में सोचो, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, यही बताता है। यानी कि जो चीज क्वांटिटी में है वही चीज प्राइस में होना चाहिए। आंसर 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, जब चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस हो। अगर क्वांटिटी 10% से बड़ा है तो प्राइस भी 10% से बढ़े, ताकि काटने पर आंसर 1 आए, है कि है ना? यस। चलो, इसी चीज को अगर ग्राफ में दिखाएं, सिंपली इनका कहना है क्वांटिटी प्राइस कि जब प्राइस 10 रुपया है, क्वांटिटी 20 रुपया है, प्राइस बढ़ के 10 से 20 रुपया हुआ, क्वांटिटी कितना बढ़ा? प्राइस डबल हुआ है भैया, कितना परसेंटेज बढ़ा? मोटा मोटी बताओ कितना परसेंटेज है? 100% बढ़ गया। सीधे डबल हुआ भैया, तो यहाँ पे भी 20 का डबल हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ 2x हुआ, यहाँ भी 2x हुआ, सेम परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, दोनों का जो गैप है वो भी ग्राफ में सेम रहेगा। चेंज इन प्राइस विल बी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, तभी दोनों कट के आंसर 1 आएगा। क्या यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? यो करो, यूनिटरी इलास्टिक भी क्लियर है। वो किसी को जरा सा भी प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में पूछ लो, आई कैन अंडरस्टैंड। इलास्टिसिटी जो है इसमें बहुत बच्चा लोग प्रॉब्लम करते हैं। और तुम लोग अभी तक का सबसे पीडित बैच है, बिकॉज पीडित इन सेंस तुम लोग काफी सफर किया है तुम लोग का पढ़ाई, तुम लोग लाइफ बहुत कम पढ़ा होगा टीचर्स से। प्लीज यहाँ पे डाउट क्लियर करो ताकि एग्जाम में डाउट क्रिएट ना हो। जिसका यो नहीं आ रहा है, या तो वो सो रहा है या फिर वो ध्यान नहीं दे। फॉर्मेलिटी मत करो बेटा, तुम निकल सकते हो क्लास से अगर यो नहीं कर रहे हो। ठीक है, डाउट है पूछो, डाउट नहीं है बताओ मेरे को। चलो, now let us talk about arc elasticity. Arc elasticity, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग को इलास्टिसिटी निकालने बोल देता है, ठीक है, इलास्टिसिटी निकालने बोलता है सप्लाई का, लेकिन बिटवीन टू प्राइसेस, दो अलग अलग प्राइस देगा, बोलेगा चलो इलास्टिसिटी निकाल। ठीक है, कुछ नहीं करना। आर्क इलास्टिसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको याद रखना, एक सिंपल सर इक्वल में 1 कैसे आएगा सर? किसमें? ऊपर वाले में। बता क्या डाउट है? वो 1 कैसे आएगा बोले ना, इक्वल में 1 आएगा। देखो, मानो चेंज इन क्वांटिटी हम पूरा बैठ के कैलकुलेट किए, आया 30। हम क्या बोले? जितना चेंज इन क्वांटिटी उतना चेंज इन प्राइस होना चाहिए। जितना प्राइस मानो यहीं पे इसी का बात करते हैं, जितना चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है, ठीक है, Q1 Q2 P1 P2, Q1 है 20, Q2 है 40, P1 है 10, P2 है 20। इसको बैठ के सॉल्व करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी मतलब 40/20 होल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10/10, 20/20, ये 10/10। क्या आंसर आया? बनाया ना? समझ आया तनु? यस सर, हम ग्राफ से ही कर रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था। नहीं, ग्राफ का क्या, एक्चुअली हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग फ्री हैंड से बना रहे हैं। ग्राफ पेपर में बनाओगे ये भी सही है।
Let us talk about arc elasticity. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब दो प्राइस के बीच में निकालने बोले, क्वेश्चन बोल देगा आर्क इलास्टिसिटी निकालना, कुछ नहीं, Q2 माइनस Q1 बाई Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 बाई P2 माइनस P1। सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। आर्क इलास्टिसिटी से निकालने बोला Q2 माइनस Q1, देखो यहाँ पे माइनस, बाई Q2 प्लस Q1 इंटू उल्टा कर दो, माइनस नीचे आ गया प्लस ऊपर चला, एक तरफ क्वांटिटी एक तरफ प्राइस, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर क्या ये सम बना है, मानो चलो एक सम देते, देखते तुम लोग कौन कौन सॉल्व करके देते हैं। लिखो P1 है 12 रुपया, P2 है 15, Q1 है 20 यूनिट, Q2 है 50 यूनिट। सॉल्व वाया आर्क इलास्टिसिटी मेथड, सॉल्व करो और आंसर बताओ। सबका सर एक आंसर बार आना ऊपर चाहिए। फॉर्मूला दिखाइए हाँ ना। ले फॉर्मूला देख लेते। सर 3.8। और किसका किसका निकला, सबको अपना आंसर मैसेज करो, क्या क्या आ रहा है। गुड अमन, यस तान्या तनु राइट आंसर है। चलो कोई बात नहीं, एक आध गलत आंसर आया है, हम लोग देखते हैं। देखो Q2 माइनस Q1 बाई Q2 प्लस Q1, 50 माइनस 20 बाई 50 प्लस 20 इंटू 15 प्लस 12 बाई 15 माइनस 12, 50 माइनस 20 30 बाई 70 इंटू 15 प्लस 12 यानी कि 27 बाई 3। ठीक है, 3 1 जा 3 10 जा 0 0 कटा, 27 बाई 10 27 बाई 7 मोटामोटी 3.8 आ रहा है। बेहद सुखी थी, पहले गलत कैसे बता दीजिए। कूल, तो तुम लोग को ये सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग अपने क्लास को यहाँ पे पॉज करते हैं, बट बिफोर दैट एक बात को ध्यान से सुनो। डिमांड फोरकास्टिंग का हम वीडियो भेज चुके हैं, इसका वीडियो हम फिर से भेज रहे हैं। डिमांड फोरकास्टिंग तुम लोग पूरा पढ़ेगा। सप्लाई का वीडियो जो ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, ज्यादा लंबा नहीं है, पूरा देखिएगा। कल संडे है, छुट्टी है ना, हफ्ता भर जो पढ़ाए लॉ में इको में वो पढ़ो, मैथ्स अकाउंट का थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, ये दोनों वीडियो जरूर से देखो। नेक्स्ट क्लास हम लोग का मोस्ट प्रोबेबली सप्लाई खत्म हो जाएगा, प्लीज ये सब देखते रहो, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना, हम नहीं चाहते कोई भी बच्चा पीछे बैठ के सोचते रहे क्या हुआ। तो देखो डाउट्स को व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे सेंड कर रहे हैं, वेरी गुड, तुम लोग पढ़ रहा है, इसका सबूत है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग को कोई डाउट नहीं हो, और या फिर बहुत ज्यादा समझदार बच्चा है तुम लोग। ठीक है, तनु आस्किंग फॉर नोट्स, तनु उसका टेंशन मत ले, हम तुमको किसी से स्कैन करके भिजवा देंगे। ठीक है,
ये जो सप्लाई है इसका नोट्स आज का क्लास का रिकॉर्डिंग है, पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग है, उसके द्वारा तुम ले सकते हो। ठीक है,